प्रिय विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। आज हम आपको पाठ 3 की दूसरी कविता शीर्षक क्या है, बात सीधी थी, पढ़ाएंगे। अब इसमें देखना, शीर्षक क्या है कविता का, बात सीधी थी पर। अब इसमें एक बार कविता समझना, इस कविता में कवि ने क्या कहा है। इस कविता में कवि ने ऐसे कवियों की आलोचना की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे कवियों की आलोचना की है जो अपनी कविता करते समय भाषा के प्रभाव में पड़ जाते हैं, भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं। और क्यों पड़ते हैं? अपने को अच्छा कवि बनाने के चक्कर में कि लोग हमें, जो दर्शक हैं, तमाशबीन लोग हैं, मेरी शाबाशी करेंगे, मेरी वाहवाही करेंगे, उसके चक्कर में क्या करते हैं, आडंबर युक्त भाषा का चुनाव करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि उनकी कविता क्या होती है, अर्थहीन हो जाती है। जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। यही बात कवि यहाँ पर एक कील के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है। किस प्रकार से वह कविता निरर्थक हो जाती है? जिस प्रकार से कोई चूड़ी वाली कील है। अब जो चूड़ी है वो एक खांचा उसका होता है जिसमें वो एडजस्ट हो जाती है, और उसको अगर टेढ़े ढंग से हम ज़बरदस्ती कसने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि वह क्या हो जाएगी, उसकी चूड़ी मर जाएगी, वह उस खांचे में बेकार घूमने लगेगी। उसी प्रकार कविता भले रचना हो जाएगी, देखने में कविता लगेगी, लेकिन वो प्रभावहीन हो जाएगी, उसमें कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसी बात को इस कविता के माध्यम से कवि व्यक्त कर रहा है। अब आगे कविता देखना, क्या कह रहा है। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहा है कि जो बात वह कहना चाहता था वह क्या था, बिल्कुल स्पष्ट था, वो बात बिल्कुल सीधी थी, लेकिन टेढ़ी कैसे हो गई? भाषा के चक्कर में, अच्छे शब्दों को रखने में, उसको अलंकृत करने के चक्कर में वह थोड़ा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने का मतलब जो कहना चाह रहा है वह स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। जिस बात को वह काव्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है, कविता का मूल भाव जो है वही अर्थहीन हो गया। वह स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि वह क्या कहना चाह रहा है। आगे कहता है कि उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की? भाषा के भाव को। जो भाषा का, कविता का क्या है, भाव है। भाषा का भाव नहीं बेटा, जो कविता का भाव है, जो कविता का अर्थ है, जिसको कवि व्यक्त करना चाह रहा है, उसको पाने के चक्कर में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब क्या कर रहा है? सरल भाषा का चुनाव नहीं कर रहा है। जब देख रहा है कि जो वो कहना चाह रहा है, बनावटी भाषा के प्रभाव में उसका भाव ही समाप्त हो गया, वो स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। तो उसको पाने, उस भाव को पाने के चक्कर में वह भाषा से, उस टेढ़ी भाषा से, बनावटी भाषा से बाहर नहीं आया, बल्कि भाषा को उलट फेर कर रहा है। कभी शब्दों को आगे कर रहा है तो कभी पीछे कर रहा है, कभी वाक्य को इधर उधर घुमा रहा है, तोड़ मरोड़ रहा है। उस बनावटी भाषा से बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि उसी में शब्दों को क्या कर रहा है, घुमा फिरा रहा है। क्यों घुमा फिरा रहा है? क्योंकि वह सोच रहा है कि बात या तो बने या भाषा से बाहर आए, या तो जो कहना चाह रहा है उसकी बात स्पष्ट हो जाए। कविता में जो बात वह कहना चाह रहा है वो बात क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए, या इस भाषा से क्या हो जाए, वह बाहर आ जाए। लेकिन भाषा से बाहर आने के लिए जब तक वह सरल भाषा का चुनाव नहीं करेगा, तब तक वह भाषा से बाहर कैसे आएगी? उसी टेढ़ी भाषा में क्या कर रहा है, केवल शब्दों को इधर उधर घुमा रहा है, वाक्यों को तोड़ मरोड़ रहा है, और होता क्या है कि कुछ भी नहीं होता, उसकी बात का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। होता क्या है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। परिणाम उसका क्या हुआ कि भाषा के साथ साथ, जैसे वह टेढ़ी भाषा, आडंबर युक्त भाषा है, वैसे बात भी क्या हो गई, और भी कठिन हो गई। जो अब तक थोड़ा बहुत कुछ अर्थ लग रहा था कि कवि इस कविता में क्या कह रहा है, वह भी क्या हो गया, समाप्त हो
गया। देखने में कविता लग रही है लेकिन उसका कोई भाव ही नहीं रह गया। सारे भाव उसके क्या हो गए, सारे अर्थ क्या हो गए, समाप्त हो गए। कविता कैसी हो गई, अर्थहीन हो गई। आगे कवि वर्णन करता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अब यह नहीं सोच रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मेरी बात स्पष्ट नहीं हो रही है, क्यों मेरी कविता प्रभावहीन हो रही है। उसको धैर्य से धीरे से समझने के बजाय वह क्या कर रहा है, मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कह रहे हैं कि मैं पेच को खोलने के बजाय, जिस प्रकार से कील अगर थोड़ा टेढ़ी फंस गई है खांचे में, तो उसको खोल करके जब तक हम सीधे ढंग से उसे नहीं लगाएंगे तब तक वह अच्छे से नहीं बैठेगी। तो खोलने के बजाय क्या कर रहा था, बेतरह मतलब जबरदस्ती उसे कसता चला जा रहा था। उसी प्रकार कवि अपनी बात को उस भाषा के चक्कर से बाहर निकालने के बजाय उसको उसी में बेतरह क्या कर रहा था, कसता चला जा रहा था। और क्यों कर रहा था, उसका कारण यही था, कहता है क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कह रहा है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि इस करतब पर, मेरे इस कर्म पर, जो मैं आडंबर युक्त भाषा का चुनाव कर रहा था, शब्दों को सीधे ढंग से ना प्रयोग करके उसे टेढ़े ढंग से प्रयोग कर रहा था, उस पर जो तमाशबीन थे, दर्शक थे, उनकी शाबाशी और वाहवाही मुझे सुनाई दे रही थी। इसीलिए मैं सरल भाषा का फिर से चुनाव नहीं किया, बल्कि उसी भाषा में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसको बेतरह कसता चला गया। लेकिन कहता है उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम उसका यही हुआ। कहता है आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, आखिर में वही हुआ जिसका कवि को डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कहते हैं जोर जबरदस्ती से इधर उधर उसको बेतरह कसने से बात की चूड़ी क्या हो गई, मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का अर्थहीन हो जाना। कवि कहता है कि उसने अपने बात कहने के लिए क्या किया, बनावटी भाषा का प्रयोग किया और परिणाम क्या हुआ, वही हुआ जिसका उसे डर था। क्या हुआ, जैसे पेच के साथ जबरदस्ती करने से कील की क्या होती है, चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव क्या हो गया, नष्ट हो गया। यहाँ कील के माध्यम से वह कविता को स्पष्ट किया है। कह रहा है जिस प्रकार पेच के साथ, कील की पेच के साथ हम क्या करेंगे, जब जबरदस्ती करेंगे तो उसकी चूड़ियाँ क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और वह उसी खांचे में बेकार क्या होगी, ढीली होकर के घूमने लगेगी। उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात क्या हो गई, कवि की बात का प्रभाव क्या हो गया, नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में खो गया। उसकी जो भाव प्रकट करने की शक्ति थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई और केवल वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मतलब क्या है कि केवल देखने पर लग रहा है कि वह क्या है, कविता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया, उसके सारे अर्थ क्या हो गए, समाप्त हो गए। आगे कवि कहता है हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कहते हैं और मैं हार करके जब देखा कि शब्दों का उलटफेर किया, इधर उधर वाक्यों को तोड़ा घुमाया, लेकिन क्या नहीं किया, धैर्य से उसे समझा नहीं, उसको उस बनावटी भाषा के प्रभाव से बाहर नहीं लाया। जैसे एक बार कील टेढ़ी फंस गई तो हमें उसको क्या कर लेना चाहिए, निकाल करके फिर सीधे ढंग से उस खांचे में जब हम रखेंगे तो वह क्या हो जाएगी, कील की चूड़ी क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन जबरदस्ती जब उसको बेतरह कसते चले जाएंगे तो क्या होगा, उसकी चूड़ी मर जाएगी और वह बेकार उसी खांचे में क्या होगी, घूमने लगेगी। उसी प्रकार कवि के बात की चूड़ी क्या हो गई, मर गई, अर्थात उसकी कविता क्या हो गई, अर्थहीन हो गई, उसका कोई भाव ही नहीं रह गया।
और कवि हार कर उसको कील की तरह क्या किया, उसी जगह ठोक दिया। जैसे कील जब उसी खांचे में बेकार घूमने लगी तो उसी जगह उसको ठोक दी। दूर से देखने पे लगेगा कि कील है, जब हाथ लगाएंगे तो लगेगा उसमें कोई कसाव नहीं है। वैसे देखने में तो क्या लगा कि यह कविता की रचना हो गई, लेकिन पढ़ने के बाद उसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं रह गई। कह रहा है कवि, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे कविता थी, कविता को वैसे का वैसा ही कवि ने क्या किया, छोड़ दिया। आगे देखना होता क्या है। कवि कहता है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। जिस प्रकार जो कील की चूड़ी मर गई हो और उस खांचे में जब वो बेकार घूमने लगी उसको वहीं छोड़ दो तो बाहर से तो देखने से लगेगी कि कील क्या है, अच्छे से एडजस्ट हो गई, लेकिन छूने के बाद क्या लगेगा कि उसमें कोई कसाव ही नहीं, उसमें कोई ताकत ही नहीं है। उसी प्रकार ऊपर से ठीक ठाक कविता देखने में तो ऊपर से लग गई कि क्या है, कविता का निर्माण हो गया, किसी ने कविता की रचना कर दी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। कहते हैं लेकिन देख क्या रहे हैं कि अंदर से उस कविता में न कोई क्या थी, न उसका कोई प्रभाव था, न उसमें कोई कसाव थी और न कोई ताकत थी। कवि की बात भी प्रभावी बनने से क्या हो गई, वंचित रह गई, उसमें कोई प्रभाव ही नहीं रहा। उसकी बात कैसे हो गई, निष्फल हो गई। किसकी तरह, उस कील की तरह जिसकी चूड़ी ही क्या हो गई, मर गई। ऊपर से तो देखने पे लग रहा है कि ये कविता है, लेकिन उसमें अंदर से न कोई कसाव रहा। मतलब कसाव ना रहना की मतलब क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है, उसका भाव क्या है, कोई मतलब ही उसका नहीं रहा। उसका वो कविता कैसी हो गई, बिल्कुल प्रभावहीन हो गई, बिल्कुल अर्थहीन हो गई। केवल देखने पे ऊपर से लग रहा है कि क्या है, ये कविता है। कहते हैं अब यहाँ देखना कौन सा अलंकार है बेटा, मानवीकरण अलंकार है। किसका मानवीकरण हुआ है, बात का मानवीकरण हुआ है। बात का क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। कवि कह रहा है, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब बात खेल नहीं सकती है ना, बात में जीवन तो नहीं है, लेकिन इसका वर्णन किसकी तरह हुआ है, मनुष्य की तरह हुआ है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। किसका मानवीकरण किया गया है, बात का मानवीकरण किया गया है। कवि कह रहा है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। क्या पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। कवि कह रहा है कि ऐसी स्थिति में बात क्या हो गई, आ करके शरारती बच्चे की तरह जो अब तक मुझसे खेल रही थी। कैसे खेल रही थी, जैसे शरारती बच्चे खेलते हैं कि उनको आदमी पकड़, कभी इधर भाग रहे हैं तो कभी इधर भाग रहे हैं। उसको पाने के चक्कर में, बात के भाव को पाने के चक्कर में कवि अपना पसीना पोंछ रहा है, शब्दों का उलटफेर कर रहा है, वाक्यों को इधर उधर घुमा रहा है और वो बात उसकी पकड़ में नहीं आ रही है। जो कहना चाह रहा है वो भाव ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो वो कैसे खेल रही है, शरारती बच्चों की तरह जो कवि से वह खेल रही थी, जिसके लिए वह क्या था, जिसको पकड़ने के लिए वह परेशान था। किस भाषा में, भाषा के साथ साथ मेरा भाव भी स्पष्ट हो जाए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वह भी स्पष्ट हो जाए, लेकिन वह पकड़ में ही नहीं आ रही थी बात। जिस प्रकार से शरारती बच्चा भागता है और पकड़ में नहीं आता है, उसी प्रकार आडंबर युक्त भाषा के चक्कर में कवि बात को पकड़ रहा है, बात को प्रभावी बनाना चाह रहा है, लेकिन बात उसकी पकड़ में ही नहीं आ रही है। जो कहना चाह रहा है कविता में स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। कहते हैं वह मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछ रही है। कौन पूछ रही है, बात पूछ रही है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। कौन पूछ रही है, वो शरारती बात पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। क्या तुमने भाषा को
सहूलियत से, अच्छे ढंग से प्रयोग करना तुमने कभी नहीं सीखा। अगर तुम भाषा को सहूलियत से प्रयोग करते, अर्थात सरल भाषा में इसका प्रयोग करते, तो बात क्या हो जाती, स्पष्ट हो जाती। कहते हैं क्या तुमने सरल भाषा का प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। अर्थात यहाँ कवि अपनी बात नहीं कर रहा है, अपने माध्यम से ऐसे कवियों पर आलोचना किया है जो कविता करते समय कविता के भाव को न ध्यान में रख के, जबकि कविता का मूल पक्ष क्या होता है, भाव पक्ष क्या होता है, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता में क्या भाव छुपे हैं। कविता के दो होते हैं, दो रूप। सबसे प्रमुख क्या होता है, भाव पक्ष, और दूसरी विशेषता क्या होती है, कला पक्ष, जिसमें शिल्पगत विशेषता आती है। लेकिन प्रमुखता किसकी होती है, भाव पक्ष की होती है। कभी कभी ऐसे कवि अपने को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में भाव पक्ष को न ध्यान देकर किसके तरफ भागते हैं, कला पक्ष की तरफ। उसमें कौन सा, कितने अच्छे अलंकार रख दें, कितनी अच्छी भाषा रख दें कि देखने वाले कहेंगे कि बहुत अच्छा कवि है। और परिणाम उसका क्या होता है कि जो कहना चाहते हैं उनकी कविता ही भाषा के चक्कर में क्या हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। तो यहाँ पर बात का क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। कवि कह रहा है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही थी, शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे परेशान होते देखकर, पसीना पोंछना मतलब परेशान होना, परेशान होते देख करके आ करके धीरे से मुझसे क्या पूछ रही है, या पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, क्या तुमने साधारण भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा। अर्थात अगर आप सरल भाषा का प्रयोग करते तो इस प्रकार से आपको परेशान ही होना नहीं पड़ता। इसका उद्देश्य यही है कि कविता में हमको किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, भाव की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम किसके लिए कविता कर रहे हैं, हमारे कविता करने का उद्देश्य क्या है, किस भाव की प्रधानता, वो भाव स्पष्ट रूप से काव्य में दिखना चाहिए। इस प्रकार आज मैंने आपको तीसरे पाठ का दूसरी कविता भी पढ़ा दी। थैंक यू, धन्यवाद।